Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the sources of energy and we will discuss all the renewable energy sources. स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में तमाम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस किया था, लेकिन इस टॉपिक में हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वो सोर्सेज हैं जो कभी भी रन आउट नहीं होंगे और इनको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज थे वो हमारे पास अगर एक बार रन आउट हो गए तो उनको दोबारा यूज करना इम्पॉसिबल है। ओके, सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से हैं, इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और हम इनको यूज करके हमें किस तरह की एनर्जी मिलती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये बात डिस्कस की थी कि एनर्जी फ्रॉम द सन एंड द वाटर सबसे ज्यादा मेन सोर्स है हमारे पास, रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एनर्जी फ्रॉम वाटर। अब हमें वाटर से एनर्जी कैसे मिलती है। अब हमें ये बात पता है कि वाटर से एनर्जी मिलना सबसे चीप है। एनर्जी वाटर से लेना सबसे सस्ता तरीन काम है हमारे लिए। और हमें मिलती कैसे एनर्जी, जब वाटर फॉल करके आता है तो उससे जो पावर, जो एनर्जी जो जनरेट होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो हैं वो काम कर रहे हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये होता कैसे है, काम कैसे करता है, ये एनर्जी फ्रॉम वाटर हमें मिलती कैसे है। वो हमें इस तरह मिलती है जब हम डैम्स को बिल्ड कर देते हैं, एक डैम बना देते हैं ताकि वाटर उसके अंदर आके स्टोर हो जाए। वो जो स्टोर्ड वाटर होता है जब वो स्पीड पे मूव करता है, जब वो फॉल करता है, कहाँ से फॉल करता है, उस डैम के अंदर जब हम टनल्स बना देते हैं, टनल्स का मतलब होता है सुरंगें, जब हम वो सुरंगें बना देते हैं जिस तरह आपको ये फिगर में नजर आ रहा है, तो ये डैम है जिसकी सुरंग बनी है। तो जब यहाँ से वाटर आके फ्लो करता है तो एक टरबाइन हमने आगे लगाया होता है। टरबाइन क्या है, एक चक्कर खाने वाली मशीन जिसको आप कह सकते हैं, मतलब एक रोटेटरी मशीन है आपके पास जो एनर्जी को लेती है, एक्सट्रैक्ट करती है और फिर उसे यूजफुल वर्क डन में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। तो क्या होता है कि जब हमारे पास यहाँ से वाटर फ्लो करके आता है वो इस टरबाइन को क्या कर देता है, टर्न कर देता है, वो रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है और फिर हमारे पास जो एनर्जी मिलती है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है। इससे क्योंकि हम जनरेटर्स चलाते हैं और हमें फिर इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ओके, जैसे आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। तो वाटर जो है इससे एनर्जी लेना बहुत चीप है, इसीलिए हमें चाहिए हम ज्यादातर एनर्जी जो है वो वाटर से लें। ओके, अब हमारे पास इसके क्या एडवांटेजेस हैं। हमारे पास इसका सबसे मेन एडवांटेज ये है कि ये रिन्यूएबल है और कभी भी ये रन आउट नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी अर्थ पे आपको पता है 3/4 पार्ट जो है वो वाटर है, सिर्फ 1 पार्ट जो है वो हमारे पास ड्राई पार्ट है जिसपे हम रहते हैं, बाकी तीनों पार्ट्स किस पे कंसिस्ट करते हैं, वाटर पे। सो वाटर कभी भी खत्म नहीं होगा, इसलिए हमें वाटर से एनर्जी मिलती रहेगी। अब अगर हम बात करें सेकंड एडवांटेज की, तो जब एक बार हम डैम को बिल्ड कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एनर्जी जो है वो क्या होती है, उसके अंदर वाटर जो स्टोर हुआ होता है तो एनर्जी ऑलमोस्ट हमारे पास फ्री हो जाती है, हम जब चाहें उससे एनर्जी ले सकते हैं। लेकिन एक बार हमें डैम को क्या करना है, बिल्ड करना है। अब हमारे पास इससे जो वाटर हमारे पास जो स्टोर्ड होता है डैम, वो हमारे पास रेडी होता है व्हेन इट इज नीडेड, जब हमें जरूरत होती है हम उसको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं क्योंकि अब वो हमारे पास स्टोर हो चुका है। अब हमारे पास कोई वेस्ट नहीं होता इसमें, ना ही हमारे पास पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। मतलब हम वाटर से जो एनर्जी लेते हैं ये हमारे पास पोल्यूशन फ्री होती है, तो कोई प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट नहीं होती। स्टूडेंट्स ज़्यादातर हमारे पास जो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं ये हमारे पास पोल्यूशन फ्री होते हैं, लेकिन लिटिल बिट प्रॉब्लम होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में होता है। ओके, अब अगर हम इसके डिसएडवांटेज को देखें तो डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स, कि हमारे लिए सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि डैम को बिल्ड करना बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक बार बिल्ड हो जाए फिर तो बहुत फायदे हैं, लेकिन उसे बिल्ड करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और इसके अलावा जो अगर हम लार्ज डैम बनाएं तो उससे हमारे इन्वायरमेंट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है एनिमल्स के लिए, जो कि जिस जगह पे अगर हम डैम बिल्ड कर रहे हो, अगर उस जगह पे एनिमल्स रहते हो, हमने लार्ज एरिया डैम को बिल्ड करने के लिए कवर कर लिया, तो वो वहाँ के एनिमल्स जो हैं उनके लिए भी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके अलावा सबसे बड़ा मुश्किल काम यह है कि हमें एक सुइटेबल एरिया नहीं मिलता, बहुत डिफिकल्ट होता है कि जहाँ पे हम
वाटर के लिए डैम को क्या करें, बिल्ड करें, क्योंकि वहाँ पे जो पीपल हैं, प्लांट्स, एनिमल्स हैं, ऑलरेडी वहाँ पे वो प्रेजेंट है, तो उनका क्या होगा। सो एक सुइटेबल एरिया सबसे पहले ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास जो वाटर की क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो हमारे पास डाउन स्ट्रीम इफेक्ट हो सकती है, विच कैन हैव इम्पैक्ट ऑन प्लांट लाइफ, जिसकी वजह से प्लांट लाइफ पे भी उसका असर हो सकता है, क्योंकि वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही प्लांट्स के लिए क्या होती हैं, इफेक्ट करती हैं उसकी लाइफ को। अगर हम एक पौधे को इतना ज्यादा पानी दे दें जितनी उसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर भी उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, और अगर कम देंगे तो भी प्रॉब्लम होगा। तो एक बैलेंस कंडीशन में एक वाटर को, प्लांट को वाटर की जरूरत होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी फ्रॉम वाटर। हमने एडवांटेजेस भी डिस्कस किए और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस किए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी फ्रॉम सन, जिसको हम सोलर पावर भी कहते हैं। एनर्जी फ्रॉम सन भी हमारे पास, सन तो हमारे पास मेन सोर्स है एनर्जी के आने का इस दुनिया में, और हमारे बहुत से जो यूजफुल वर्क हैं वो किस पे बेस कर होते हैं, जो सन से आने वाली एनर्जी है। अब ज्यादातर एनर्जी आती ही सन से है, और जो सोलर पावर है वो भी हमारे पास एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम सन से लेते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि सोलर पावर का क्या मतलब है, एनर्जी फ्रॉम सन। अब हमारे पास टू मेन वेज होते हैं जिसके थ्रू हम सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, मतलब सोलर पावर को यूज कर सकते हैं। वो हमारे पास है सोलर सेल्स। अब सोलर सेल हमारे पास क्या होते हैं, छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं हमारे पास, जिसको हम कहते हैं कि, जिनको हम फोटो सेल्स भी कहते हैं। ओके, सोलर सेल्स हमारे पास वो होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं उसको, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सारे सोलर सेल्स ये काम करते हैं, लेकिन जब हम सोलर सेल्स को कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक सोलर पैनल बन जाता है, जैसा आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। जब सनलाइट आके सोलर पैनल पे पड़ेगी तो क्या होगा, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। और इसके अलावा हमारे पास सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम भी होता है, विच इज व्हेन द सन डायरेक्टली हीट्स वाटर, जिसका मतलब क्या है कि सन के जो आ रही हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली वाटर को हीट कर दे, हमें एक्स्ट्रा से कुछ भी एफर्ट करनी ना पड़े। तो हम देख लेते हैं कि सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम है वो किस तरह का होता है। मेन उसमें 3 जो हमारे पास वो कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कलेक्टर का मतलब है कलेक्ट करना, मतलब सनलाइट जब आ रही है उस सारी लाइट को, उस जो सन से हीट आ रही है उसको वो कलेक्ट करना। फिर एक स्टोरेज डिवाइस है हमारे पास जिसमें स्टोर करके रखते हैं इसको, और एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके थ्रू सारी की सारी ये जो हीट हुआ है, सन से आने वाली जो हमें हीट एनर्जी मिली है वो सारी क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ओके, तो हमारे पास इसमें होता यही है स्टूडेंट्स कि जो हॉट वाटर होता है वो हमें मिल जाता है, फिर जिसको हम फिर कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए और बिल्डिंग्स को हीट करने के लिए यूज करते हैं। ठंडा पानी होता है जो सनलाइट से आ रही है हीट एनर्जी, उसके थ्रू हम उसको क्या कर लेते हैं, वार्म कर लेते हैं, और फिर वो हमारे लिए बहुत से यूजफुल वर्क डन कर लेता है। ओके, सो सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सन से आने वाली एनर्जी के ऊपर वर्क करता है। ओके, अब अगर हम इसके एडवांटेजेस देखें और इसके डिसएडवांटेजेस देखें कि एनर्जी फ्रॉम सन हमें क्या फ़ायदा दे रही है या हमें इससे क्या नुकसान है, तो फ़ायदे की सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्री है, कोई फ्यूल इसके लिए वेस्ट नहीं होता, कोई हमें पोल्यूशन क्रिएट नहीं होती, मतलब पोल्यूशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और जो सनी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पे सनी कंट्रीज का मतलब है जहाँ पे हमारे पास सूरज की रोशनी ज़्यादा आ रही होती है, तो वहाँ पे तो डायरेक्टली वो जब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और तीसरी बात ये कि ये भी हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स है, और जब तक ये दुनिया कायम है, जब तक ये सन हमारे पास डेली राइज करेगा, हमारे पास ये एनर्जी मिलती रहेगी। ओके, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो आपको नजर आ रहा होगा, देखें इस फिगर में आप देखेंगे पूरा दिन हमें एनर्जी मिल रही है, लेकिन जब रात का वक्त होगा तो फिर हम कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रात के वक्त हमारे पास, या क्लाउडी डेज जब हमारे पास होंगे, जब सन नहीं आएगा तो क्या होगा, हमारे पास हम इस एनर्जी को कलेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि हमारे पास बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है एक सोलर पावर स्टेशन को बिल्ड करना, जिस तरह हमारे पास एक डैम को बिल्ड करना मुश्किल है इन द केस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वाटर, इसी तरह एक सोलर पैनल को, एक सोलर पावर स्टेशन को बिल्ड करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन एक बार अगर हम उसको बिल्ड कर लेते हैं फिर हमारे लिए
उसके एडवांटेजेस हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट विंड पावर। विंड पावर का क्या मतलब है? एनर्जी फ्रॉम एयर। हम इस एनर्जी को भी सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारे बहुत से काम आती है, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए ये बहुत काम आती है। अब हमारे पास क्या होता है कि जब भी एयर मूव करती है तो क्या होता है कि हमारे पास ये जो आपको जैसा ये फिगर में नजर आ रहा है कि ये फैन नुमा एक मशीन है जो मूव कर रही है, तो जब विंड ब्लो करती है, ये मूव करती हैं, जिनके थ्रू फिर हम एक जनरेटर को ऑन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करवाते हैं। और इस तरह के बहुत से टावर्स को हम बिल्ड करके एक विंड फार्म बना सकते हैं ताकि ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जितने ज्यादा टावर्स होंगे, जितनी ज्यादा विंड होगी और जितने ये लार्जर प्रोपेलर्स लगे होंगे, ये एक जो है इसको क्या कहते हैं? प्रोपेलर, तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं, क्योंकि विंड एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विंड एनर्जी को हम यूज करते हैं, विंड मिल्स भी यूज करती हैं ग्राइंड करने के लिए ग्रेन्स को, और वाटर को भी पंप करने के लिए यूज होती हैं। और इसके अलावा ये विंड टर्बाइंस को चलाने के काम आती हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वहाँ पे क्या होता है कि विंड फार्म्स जो हैं वो कितनी एनर्जी जनरेट करते हैं? 1300 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी वो एक दिन में जनरेट करते हैं। और यूरोप में और जो बाकी हमारे पास कुछ कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे जो विंड फार्म है वो रूटीन के हिसाब से 100 तक या मोर देन 100 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी एक दिन में क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। इट मीन स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी समरी को देखें तो हमारे पास जो विंड एनर्जी है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिन्यूएबल सोर्स है, और इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि जैसे हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एनर्जी है, तो हम जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाएंगे उतना ही हमारा फ़ायदा है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि हम क्यों विंड पावर को यूज़ करें, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और सिमिलरली इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहली तो बात यह है कि विंड फ्री है, हमें उसके लिए कोई कॉस्ट पे करनी नहीं पड़ती, ना ही इससे कोई वेस्ट प्रोड्यूस होता है और ना ही ये ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करती है। ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी गैसेस होती हैं जिससे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओके, या हम ये कह सकते हैं कि बाज़ औक़ात वो टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं और बाज़ औक़ात टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। एंड द लैंड बीनीथ कैन यूजली स्टिल बी यूज्ड फॉर फार्मिंग। अब जिस लैंड पे हमने ये प्रोपेलर्स लगाए होते हैं उसके नीचे जो लैंड होती है उसको स्टिल हम यूज कर सकते हैं फार्मिंग के लिए, कुछ भी वहाँ पे हम उगा सकते हैं। ओके, और ये जो विंड फार्म्स होते हैं ये टूरिस्ट जो है, जो घूमने फिरने के लिए जो लोग आते हैं सैरो तफरी के लिए, उनके लिए बहुत अट्रैक्शन का बायस बनते हैं। और विंड हमेशा ही ज़्यादातर तो विंड ब्लो करती है, इसलिए हम इससे एनर्जी ले सकते हैं और ये एक रिन्यूएबल सोर्स है। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो विंड है वो सम टाइम ऐसा होता है, कुछ डेज ऐसे होते हैं जिनमें विंड नहीं होती, फिर हम क्या करें? फिर हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा अगर हम टोटली इस पे डिपेंड कर रहे हो तो। फिर इसके अलावा जो हमारे पास कुछ सुटेबल एरियाज हैं जो है फॉर विंड फार्म्स और ऑफन नियर द कोस्ट वेयर लैंड इज एक्सपेंसिव, वो कुछ ऐसी जगह पे हमारे पास होते हैं जो कुछ एरियाज जहाँ पे विंड फार्म बनाए जा सकें, वो सुटेबल एरियाज जो है वो ऐसी जगह पे होती हैं जहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। फिर पहले हम उस लैंड को परचेज करें फिर वहाँ पे विंड फार्म बनाए, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सम टाइम जो है कुछ पीपल जो है वो फील करते हैं कि ये लैंडस्केप्स को कवर कर देना बहुत ज़्यादा अगली लग रहा है, मतलब ये टावर्स हमने लगा दी ये अच्छा नहीं लग रहा। कुछ लोगों के लिए तो ये अट्रैक्शन का बायस बनता है, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ सूट नहीं करती। और इसके अलावा ये जब तेज़ी से मूव करते हैं, अगर वहाँ पे बर्ड्स फ्लाई करके आ रहे हो तो बर्ड्स को भी ये किल कर सकती हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास ये किसी ऐसी एरिया में लगे हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत हमारे पास जो है पॉपुलेशन भी है, तो वहाँ पे अगर वो लोग टेलीविजन को देख रहे हैं तो क्या होगा, ये जब तेज़ी से मूव करेंगे तो कुछ सिग्नल्स में भी प्रॉब्लम आएगा और टेलीविजन को भी ये इफेक्ट कर सकती हैं। और इट कैन बी नॉइजी, जब ये तेज़ी से मूव करेंगे हवा भी तेज़ी से चलेगी तो इनसे नॉइज़ भी प्रोड्यूस हो सकता है। ओके, लिटिल बिट ये नॉइज़ पोल्यूशन का की वजह बन जाते हैं ये विंड से जो हम एनर्जी लेते हैं, लेकिन ज़्यादा इससे कोई वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होता। ओके, so students this is all about energy from wind. Okay, now we will discuss about geothermal energy. geothermal का क्या मतलब है geo means earth एंड थर्मल का वर्ड जहाँ पे भी आता है तो हमारे माइंड में टेम्परेचर का वर्ड आ जाता है। अब अर्थ में जो टेम्परेचर है, मतलब अर्थ की जो हीट है, वहां से हमें कैसे एनर्जी मिलती है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या होता है स्टूडेंट्स,
अर्थ के अंदर हीट होती है, और वो किस फॉर्म में होती है? हमारे पास अर्थ में बहुत सी जगह पे मोल्टन पार्ट एक होता है, डीप होता है अर्थ में, जिसको हम कहते हैं मैग्मा। जब तक वो अर्थ के अंदर होता है वो कहलाता है मैग्मा, लेकिन जब वो फट के बाहर आ जाए तो हम उसे कहते हैं लावा, जो बहुत तबाही का बायस बनता है। ओके, तो ये जो हमारे पास मैग्मा है ये बहुत ही ज्यादा हॉट पार्ट होता है अर्थ के अंदर। तो क्या किया जाता है स्टूडेंट्स के, यहाँ से एनर्जी लेने के लिए हम क्या करते हैं कि वाटर, हम चाहते हैं कि यहाँ से हमें एनर्जी मिले, तो जो वाटर इसके करीब पहुंचेगा वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस तरह से हमें जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। अब करते हम क्या है, यहाँ पे हम जियोथर्मल वेल्स बना लेते हैं। अब जियोथर्मल वेल्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि हमारे पास जो एरिया है जहाँ पे ये मैग्मा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसके करीब हम जियोथर्मल वेल बना लेते हैं, और उससे हमें क्या मिलता है कि उसके अंदर जब वाटर जाता है, वाटर को पुश किया जाता है, तो ये जो मैग्मा है ये उसको हीट करता है वाटर को, और उसको स्टीम में चेंज कर देता है। फिर वो सरफेस पे एक्सपेंड होता है, मूव अप करता है, और ये जो स्टीम होती है फिर इसको हम डायरेक्टली हाउसेज में, ऑफिसेज में यूज़ कर सकते हैं, उनको सेंड कर सकते हैं हीटिंग पर्पस के लिए, और या फिर इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब ये सारे जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं हमारे पास, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमें बहुत फायदा देते हैं। ओके, जैसे आपको ये इस फिगर में नजर आ रहा है कि ये मैग्मा है, यहाँ पे हमने प्रोडक्शन की है वेल की, और जब वाटर यहाँ पे आता है, ये देखें, फिर उसके बाद वो इतना हीट अप हो जाता है कि वो आगे जाता है, फिर टरबाइंस उससे मूव करते हैं, और वो फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ओके, अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी के क्या डिसएडवांटेजेस हैं और क्या एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो जहाँ तक एडवांटेजेस की बात की जाए तो यहाँ से भी एक बात हमें वाज़िया नज़र आती है कि कोई हमारे पास पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होती। ओके, ना ही हमारे पास विंड एनर्जी से, ना ही एनर्जी फ्रॉम सन से, और ना ही एनर्जी फ्रॉम वाटर, कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होती। और इसके बाद हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स है, और जब तक हमारे पास जो एनर्जी है वो आती रहेगी इसमें, सो एज लॉन्ग वी डोंट पंप टू मच कोल्ड वाटर डाउन एंड कूल द रॉक्स टू मच, ये तब तक हमें मिलता रहेगा जब तक कि हम ज्यादा ठंडा पानी वहां पे पंप ना करें और उसको कूल डाउन ना करें। सो हमें आहिस्ता आहिस्ता वहां से एनर्जी मिलती रहेगी। ओके, अब बस हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर पंप नहीं करना। ओके, इसके बाद हमारे पास जो पावर स्टेशन है वो ज्यादा स्पेस नहीं लेते, और कोई फ्यूल की हमें ज़रूरत नहीं होती, और एक बार अगर हम जियोथर्मल पावर स्टेशन बना लेते हैं तो फिर हमारे लिए एनर्जी ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है, जैसे हमने डैम की बात की, जैसे हमने सोलर पावर स्टेशन की बात की। ओके, नाउ अगर डिसएडवांटेजेस को हम देखें तो हमारे पास सबसे पहला नुकसान क्या है कि देयर आर नॉट मैनी प्लेसेस वेयर यू कैन बिल्ड अ जियोथर्मल पावर स्टेशन। बहुत सी प्लेसेस ऐसी नहीं है, वो सुइटेबल नहीं है कि वहाँ पे हम जियोथर्मल पावर स्टेशन को बिल्ड कर सकें, और सम टाइम जो जियोथर्मल साइट है वो में रन आउट ऑफ स्टीम। सम टाइम ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे स्टीम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि सेवरल ईयर्स के लिए ये काम हो सकता है, मतलब उम्मीद की जा सकती है कि ये काम सेवरल ईयर्स तक नहीं होगा। ओके, और इसके अलावा डेंजरस गैसेस जो है एंड मिनरल्स मे कम अप फ्रॉम अंडरग्राउंड, क्योंकि आपको पता है ज़मीन के अंदर मिनरल्स भी पाए जाते हैं। वो कुछ मिनरल्स हमारे पास फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ हमें बेनिफिट देते हैं, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते। तो वो अगर ऊपर आ जाते हैं अंडरग्राउंड से, गैसेस भी आ जाती हैं, तो वो हमारे लिए क्या होती हैं, नुकसानदेह होती हैं। ओके, so students, this is all about geothermal energy. Now we discuss about biomass, that is energy from organic materials. बायोमास का क्या मतलब है? बायोमास प्लांट्स और एनिमल का वेस्ट होता है जिसको हम बर्न कर सकते हैं एज अ फ्यूल। ओके, और हमारे पास बहुत सी फॉर्म में हमें बायोमास मिलता है, गार्बेज, फार्म वेस्ट, शुगर केन और अदर प्लांट्स। ये जैसे आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कैसे एनिमल का वेस्ट है जिसको हम बर्न करते हैं, या कैसे प्लांट का वेस्ट है। तो हमारे पास होता क्या है कि ये जो वेस्ट होते हैं ये पावर प्लांट्स को चलाने के काम आते हैं, जहाँ पे बिजली हमारे पास बनती है। और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो फॉरेस्ट में जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको यूज़ करती हैं, और हाफ ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उनको इसी से मिल जाती है, बाय बर्निंग बार्क एंड अदर वुड
वेस्ट। आपने देखा होगा कि जंगलों में जिन दरख्तों की हालत इस तरह की हो चुकी होती है कि उनके ऊपर से वो छिलका उतर रहा होता है, मतलब वो हमारे पास जो वुड का जो वेस्ट होता है उसको वो बर्न करके बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है वो एनर्जी ले लेती हैं, इलेक्ट्रिसिटी उन्हें मिल जाती है और बायोमास हमारे पास एक एनर्जी सोर्स के तौर पे काम करता है। ओके, अब हमारे पास ये जो एनिमल का जो डंक होता है और जो डेड प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास एक मिक्सचर हमें दे देते हैं मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। मीथेन भी हमारे पास एक गैस है, नेचुरल गैस जिसे हम कहते हैं, और उसको बर्न करने से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब ये बायोमास जो है, इससे जो एनर्जी है ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होती है? आपने विलेजेस में देखा होगा जहाँ पे लोग एनिमल के वेस्ट को जला के तो फिर उसके थ्रू वो उसे फ्यूल के तौर पे बर्न करके वहाँ से एनर्जी लेते हैं, क्योंकि बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सुई गैस अवेलेबल नहीं है। तो फिर उन्होंने जब कुकिंग का काम करना है या इसके अलावा उनको गर्म पानी चाहिए या कुछ और भी उन्होंने ऐसा काम करना है जिसमें हीट की ज़रूरत है या बर्निंग हमने करवानी है, तो वो एनिमल के वेस्ट को बर्न करके तो एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इस एनर्जी के हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इसके थ्रू हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। हम वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर लेते हैं, मतलब यूज़ हम उसको कर लेते हैं, उसे बर्न कर लेते हैं, और जो फ्यूल यहाँ से मिलता है हमें, ये एज अ फ्यूल बर्न होते हैं, वो चीप होता है, सस्ता है, हमें कोई कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे नहीं करनी पड़ती। ये भी हमारे पास एक रिन्यूएबल सोर्स है एज वी आर गोइंग टू कैरी ऑन मेकिंग वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट तो बनते रहते हैं प्लांट्स एनिमल्स के, तो इसलिए हमारे पास ये एक रिन्यूएबल सोर्स है। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ये है कि इनको कलेक्ट करना, क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल होता है तो इसको कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और जो इन वेस्ट को सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में, कि जितनी हमें क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड है उसमें भी कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। और जब हम इनको फ्यूल के तौर पे बर्न करते हैं तो हमारे पास पोल्यूशन भी होती है, क्योंकि जब हमारे पास ये बर्निंग का प्रोसेस होता है तो एयर में जो है वो स्मोक प्रोड्यूस हो जाता है, तो ये हमारे पास पोल्यूशन का बायस बन जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट बायोमास, दैट इज एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। स्टूडेंट्स, आपने ये सब सोर्सेज जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं इन सबको अच्छे तरीके से रिमेंबर करना है, याद करना है, यही आपका होम टास्क है, दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस टॉपिक, एंड इन द केस ऑफ एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी एनी टाइम स्टूडेंट्स। ओके, सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज एंड स्टे सेफ।